इस वीडियो में ऐसी सारी समस्याओं के बारे में बात करूंगी जो हर न्यू मॉम डैड फेस करते हैं, उन्हें लेके बहुत परेशान होते हैं, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। यह हमें बाद में जाके पता चलता है। मेरी खुद की 1 साल की बेटी है। जब वो न्यू बॉर्न थी तब मैं भी बहुत परेशान हुआ करती थी। तब मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जैसे जैसे मैं सीखती गई, डॉक्टर से डिस्कस करती गई, रिसर्च करती गई, आर्टिकल्स पढ़ती गई, तब मुझे पता चला कि ये बहुत ही नॉर्मल है और इसे लेकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो यही सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहने वाला है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंबरा और आज मैं आप सबको ऐसी समस्याओं के बारे में बताने वाली हूँ जिसे लेकर हर न्यू मॉम डैड परेशान होते हैं। मेरी खुद की 1 साल की बेटी है और वो जब छोटी थी, वो जब न्यू बॉर्न थी, तब मैं भी ऐसे ही परेशान हुआ करती थी। हर एक बात को लेके मैं डॉक्टर के पास जाने का सोचती थी या फिर जाती भी थी, एक्सेप्ट फ्रॉम द वैक्सीनेशन ट्रिप्स। मैंने बहुत बार डॉक्टर विजिट्स किए हैं जब मेरी बेटी न्यू बॉर्न थी, लेकिन बाद में जाके मुझे पता चला कि ये चीज़ें जो होती है वो बहुत कॉमन होती है। इसे लेकर बहुत पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। न्यू बॉर्न्स को छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है और ऐसे ही छोटी चीज़ों के लेके हमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात है स्नीजिंग, यानी कि छींक आना। न्यू बॉर्न्स को बहुत ज़्यादा छींकें आती है। इनफैक्ट बेबीज को ही बहुत ज़्यादा छींकें आती है कंपेयर टू अडल्ट। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उन्हें सर्दी हुई है। हाँ, कि नाक से पानी भी आ रहा है, म्यूकस भी आ रहा है, तो शायद सर्दी हो सकती है, लेकिन सिर्फ छींके आना, बार बार छींकना, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उन्हें सर्दी हुई है। ये न्यू बॉर्न्स में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि न्यू बॉर्न्स की नेसल पैसेज जो होती है वो कंपेरेटिवली अडल्ट से कंपेयर करते हैं तो बहुत ही छोटी होती है। वो बहुत जल्दी क्लॉग हो जाती है, उनमें डर्ट या फिर म्यूकस फंस जाता है तो वो ब्लॉक हो जाती है। सांस लेने में बेबी को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए ये बॉडी का नेचुरल रिएक्शन होता है छींकना। तो अगर आपका बेबी बार बार छींक रहा है तो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एक और रीजन उसकी वजह से ये हो सकता है, वो ये है कि सडन टेम्परेचर। अगर आप एसी रूम में बेबी के साथ बैठे हो और बाहर चले जाते हो जहाँ पे एसी नहीं है, तो इस केस में भी सडन टेम्परेचर चेंज की वजह से भी बेबी को छींकें आ सकती है। बेबीज का स्कल जो होता है वो बहुत पतला होता है, स्पेशली न्यू बॉर्न्स, और ऐसे में जरा सी भी हवा लगने पर बेबी को छींक आती है। तो इसीलिए हमें बेबीज को हमेशा कैप पहनानी चाहिए, वो ना छींके। इसके लिए कोई रेमेडीज आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि बेबी का नाक ब्लॉक हो और वो क्लियर करने के लिए बॉडी ये रिएक्शन दे रहा है। ऐसे केस में छींक उसे बच्चे को नहीं आएगी तो उसका नाक जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम बच्चे को कैप पहना सकते हैं, हवा नहीं लगेगी, उसकी वजह से छींके कम आएंगे। पॉइंट नंबर 2 है हिकअप्स, यानी कि हिचकियाँ। बेबीज को हिचकियाँ आना भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है। हमें जब हिचकियाँ आती है तो हम बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और इसीलिए हमें ऐसे लगता है कि बेबी को भी बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा। तो क्या करें, हम उसे थोड़ा पानी दें या फिर ऐसे कौन से घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो ये कोई भी चीज़ें हमें न्यूबॉर्न के साथ नहीं करनी और उसे पानी तो बिल्कुल भी नहीं देना है। हिकअप्स आना एक नेचुरल उनकी ग्रोथ का पार्ट है और ये आते ही रहेंगे जब तक आपके बेबी की डाइजेस्टिव सिस्टम मैच्योर नहीं हो। कप्स, हिचकियाँ आते ही इसलिए है क्योंकि बेबीज की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसने अभी अभी काम करना शुरू कर दिया होता है। हिचकियाँ आना इतना कॉमन होता है कि बेबी जब पेट में होता है तब भी उसे हिचकियाँ आती रहती है। सो इट इज वेरी कॉमन इन बेबीज। हिचकियाँ आती हैं क्योंकि समटाइम्स आप आपके बेबी को ओवर फीड करा देते हो, या फिर कभी कभी बेबी बहुत जल्दी में दूध पी लेता है, या फिर वो सक करते वक्त एयर भी सॉलो कर लेता है। उसी वजह से तो पेट में इंक्रीज अमाउंट ऑफ गैस की वजह से डायफ्राम जो है पुश करता है, उसी की वजह से मसल स्पैज्म हो जाता है और एज अ रिजल्ट हिचकियाँ आती है। तो आप कहेंगे कि हिचकियाँ आने पर हम क्या करें जिससे बेबी को राहत मिले। तो देखो, हम नॉर्मली हिचके आने पे जो चीज़ें करते हैं वही बेबीज पे नहीं करनी चाहिए, जैसे कि पानी पीना या कुछ और भी वो हमें नहीं करने चाहिए। तो आपका बेबी हिचकियों से परेशान है तो क्या करना चाहिए, बेबी को बर्प कराना चाहिए। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है तो साइड चेंज के बिटवीन आपको बेबी को बर्प कराना है। फीडिंग के बाद भी आपको कंपलसरी बेबी को बर्प कराना ही कराना है। अगर आपका बेबी बॉटल फीड लेता है तो एवरी 2 आउंसेस के बाद आपको
बेबी को बर्थ कराना। इसके अलावा बेबी को बैक पे भी रब कर सकते हैं, इससे भी बेबी को बहुत आराम मिलता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पैसिफायर देने से यानी कि सकिंग करने से भी बेबी का डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स फील करता है और हिचकियां बंद हो जाती है। तीसरी ही समस्या है बेबी स्पूक। इसे लेकर भी बहुत सारे न्यू पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। मैं खुद मेरी बेबी की पॉटी को लेके बहुत परेशान रहती थी। उसने इतनी बार पॉटी की, उसने पॉटी नहीं की, ये वो हमेशा मैं उसके पॉटी को लेके परेशान रहती थी। अब मुझे खुद पर हंसी आती है क्योंकि उनकी पॉटी करने की फ्रिक्वेंसी 7 दिन में 1 बार हो या फिर 1 दिन में 7 बार हो, ये सभी नॉर्मल माना जाता है। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की पॉटी करने की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। कभी कभी वो अलग फ्रीक्वेंसी में पॉटी करना शुरू कर देता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा बेबी रोज एक ही बार पॉटी करता है, आज उसने 3 बार की तो मुझे परेशान होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आपका बेबी रोज 3 बार करता है, आज उसने 1 ही बार की, ये भी नॉर्मल है। रोज वो 2 बार करता है, आज उसने 7 बार की, ये भी नॉर्मल है। क्योंकि बेबी का 1 दिन में 7 बार पॉटी करना या फिर 7 दिन में सिर्फ 1 बार पॉटी करना, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग ले रहे होते हैं। तो पॉटी को लेके और एक परेशानी वाली बात, मतलब जब मेरी बेबी ब्रेस्ट फीडिंग लेती थी उसके कुछ मिनट बाद वो जल्दी से पॉटी करते थे। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि उसे डायरिया तो नहीं है कि वो जैसे ही खाना खाती है पॉटी कर देती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं इसे लेकर बहुत परेशान होती थी। बहुत बार मैंने इसके लिए डॉक्टर विजिट किया, हर बार उन्होंने मुझे यही समझाया था कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। पॉटी कलर को लेकर भी बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते थे, हालांकि मैं कभी इसे लेकर परेशान नहीं थी। उसके पॉटी का कलर जनरली येलो ब्राउन ही हुआ करता था। पॉटी का कलर चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू मदर्स डाई। पॉटी का कलर कौन सा हो सकता है, तो वो येलो हो सकता है, थोड़ा सा ब्राउनिश येलो हो सकता है, ब्लैक हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। तो कौन सा कलर कब होता है? नॉर्मली ब्रेस्ट फीड बेबीज जो है जनरली सेमी सॉलिड पूप ही करते हैं, जो कि थोड़ी ज्यादा लिक्विडी होती है। ब्रेस्ट फीड बेबीज थोड़ी लिक्विडी और येलोइश कलर की पूप करते हैं। कंपेयर टू फॉर्मूला फीड बेबीज वो थोड़ी ब्राउन कलर की और थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज्यादा सॉलिड रहती है देन ब्रेस्ट फीड बेबीज। अगर आपका बेबी आयरन फोर्टाइल फॉर्मूला पीता है या फिर उसे आयरन का टॉनिक आप दे रहे हैं, अलग से आयरन सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो वो ऐसे हो सकता है कि वो ग्रीन या फिर ब्लैकिश कलर की पूप कर रहा है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा फर्स्ट फूड पहले 1-2 बारी में पूप करता है, वो तो ब्लैक कलर की ही होती है। तो आपको चिंता कब करनी चाहिए? जब पूप व्हाइट या फिर रेड कलर की या फिर पिंक कलर की हो। 100 में से एक ही बच्चे के साथ ऐसा होता है कि वो व्हाइट या फिर ग्रे पिंक कलर की पूप कर देता है। तो बाकी सारे बच्चों का पूप का कलर जो है वो नॉर्मल ही होता है। क्रॉस आइड विजन इन बेबीज, इसे लेकर भी मैं बहुत परेशान हुआ करती थी। मेरी बेटी बहुत बार क्रॉस आइज करके देखा करती थी और मैं उसे लेकर हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन डॉक्टर को जब मैंने बात पूछी तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक बेबीज बड़े नहीं होते, जब तक उनकी आई साइट क्लियर नहीं होती, जब बेबीज बॉर्न होते हैं तो उनकी आई साइट बहुत ही कम होती है, तो एज ए रिजल्ट वो फोकस नहीं कर सकते, तो उनकी जो आईज जो है वो क्रॉस हो सकती है, तो वो किसी भी चीज पे फोकस नहीं रहेगी, वो टैंगल हो जाएंगी। तो अगर आप बेबी को कुछ नजदीक से ऐसे कुछ भी दिखा रहे हैं तो बेबीज की आईज जो है वो क्रॉस होना बहुत नॉर्मल माना जाता है। जब तक बेबी की आई साइट क्लियर नहीं हो जाती, जब तक बेबी 6 महीने का नहीं होता, तब तक क्रॉस आइड विजन नॉर्मल माना जाता है। हालांकि अगर इसके बाद भी आपका बेबी क्रॉस आइड विजन करता है तो आपको इसके बारे में डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न है या फिर 3 महीने का है, 4 महीने का है, 5 महीने का भी, तो भी ये बहुत ही कॉमन है। बच्चे बीच बीच में ऐसे क्रॉस आइड विजन दे देते हैं। अगर कंटिन्यूअस मतलब हर बार आपके बच्चे की आंख क्रॉस आई ही है तो वो एक अलग समस्या मानी जा सकती है। स्किन रैश में न्यू बॉर्न्स में स्किन रैश आना बहुत ही कॉमन है। स्किन रैश जनरली 2 चीजों की वजह से होती है, जनरली 2-3 चीजों की वजह से होती है। एक तो होती है एक्सेसिव हीट, इसके वजह से रैश आना बहुत ही नॉर्मल है। अपोजिट टू दैट ह्यूमिड एयर में भी रैश आना नॉर्मल माना जाता है। थर्ड बात ये है कि किसी चीजों की बेबी को अगर एलर्जी हुई तो एलर्जिक एक्ने भी आ जाता है, तो एलर्जिक रैश भी आ जाती है। एलर्जिक रैश भी आ जाती है क्योंकि
2-3 दिनों में चली जाती है। तो मदर को अपने डाइट का बहुत ख्याल रखना है। मदर को खुद ही फाइंड आउट करना होगा कि क्या खाने के बाद मेरे बेबी को रैश आई। तो जरूरी नहीं है कि खाने की वजह से ही हो सकती है, लेकिन 10% चांसेस ये भी हो सकती है कि खाने की वजह से ही रैश आ रही है। तो आपको ख्याल रखना है वो चीज बार बार नहीं खानी जिससे आपके बेबी को रैश आती है। इसके अलावा कभी कभी स्किन एक्ने आ जाता है, लेकिन न्यू बॉर्न्स में ये आना बहुत ही, क्योंकि पहले वो माँ के पेट में पानी में रहा करते थे, अब वो सडनली एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। तो इसी वजह से इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में बेबीज को टाइम लगता है। तो टाइम रहते रहते ये एक्ने चला जाता है जैसे ही बेबी एनवायरनमेंट से यूज्ड टू हो जाए। तो इसके बारे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है बच्चा दूध पीता है और उसके बाद अगर आपने बच्चे का मुंह नहीं पोंछा ठीक से तो बेबी को वहाँ पे फिर रैशेस आ जाती है। गैस एक ऐसी समस्या है जिसे हर एक बेबी को अपने बेबीज लाइफ टाइम में कभी ना कभी फेस करना ही पड़ता है। तो अगर आपके बेबी को गैस हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही कॉमन है, बेबीज में गैस होता ही होता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड हो तो लैच ठीक से नहीं कर रहे हो तो वो बहुत सारी हवा सक कर लेते हैं। हवा उनके पेट में ट्रैप हो जाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक में ट्रैप हो जाती है और उन्हें गैसेस होते हैं। अगर रॉन्ग तरह से बॉटल फीड ले रहा है फिर भी हवा अंदर जाके गैसेस हो सकते हैं, या फिर मदर ने कुछ ऐसे खा लिया है जिससे मदर को गैस हुई और बेबी को भी गैस हुई। हालांकि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे पढ़े हैं जिसमें साफ साफ ऐसा लिखा था कि मदर को अगर गैस हुई और बेबी को भी गैस हुई तो उससे मदर का बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होता। जरूरी नहीं है कि मदर को गैस हुआ है इसीलिए बेबी को गैस हो रहा है। लेकिन मैंने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब मुझे बहुत ज्यादा गैसेस होते थे मेरे बेबी को भी गैसेस ज्यादा होते थे। गैस से रिलीफ मिलने के लिए बहुत होम रेमेडीज भी है, या फिर जब आप डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज लेके घर आ रहे होते हैं तभी आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कोई भी मेडिकेशन लेके घर आ सकते हैं। जब भी आपको बेबी को गैस की या फिर कॉलिक की समस्या हो तो आप वो ड्रॉप्स बेबी को दे सकते हैं। इससे बच्चे को भी राहत मिलेगी और आप भी सुकून से बच्चे को संभाल सकेंगे। अगली समस्या है स्पीट अप, यानी कि उल्टी कर देना। जब तक बेबी 6 महीने या फिर 1 साल की नहीं हो जाती बेबी का उल्टी करना बहुत ही कॉमन रहता है। मेरी माँ कहती कि मैं जब बड़ी थी तो मैं बहुत उल्टी करती थी, दिन में मैं 1 बार तो उल्टी करती ही करती थी। ये बहुत ही कॉमन होता है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो न्यूली सब कुछ ले रही होती है, तो उसे सब कुछ अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। तो ऐसे में थोड़ी भी चीजें ऊपर नीचे हो जाए तो बेबी उल्टी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बेबी के पेट में बहुत ज्यादा हवा भर जाए तो वो उल्टी कर देता है, या फिर फीडिंग लेने के जल्द बाद उसने ऐसी एक्टिविटी करी कि उसकी वजह से उसे उल्टी हो सकती है। एज योर बेबी ग्रोज टिल द मंथ ऑफ 6 एज ये बिल्कुल भी कम हो जाता है। तो बेबी की डाइजेस्टिव सिस्टम फुल्ली डेवलप नहीं है, तो ऐसे वक्त आपको कौन सी चीजों का ख्याल रखना है जिससे आपके बेबी को उल्टी ना हो। तो इस सबसे पहली बात ये है कि फीडिंग लेने के बाद आपको बेबी को बर्प तो कराना ही चाहिए, लेकिन अगर आपका बेबी बहुत उल्टी करता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि फीडिंग के बाद 30 मिनट आपको बेबी को अपराइट पोजीशन में ऐसे होल्ड करना है, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट आफ्टर एवरी फीड, ताकि जब बेबी अपराइट रहेगा चांसेस कम रहेंगे कि उसे उल्टी हो। दूसरी बात ये कि आपको फीडिंग करने के बाद बेबी को कोई भी एक्टिविटी में एंगेज नहीं कराना। थर्ड चीज ये है कि बेबी को फ्रीक्वेंटली बर्प कराना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बर्पिंग इज सॉल्यूशन टू सो मेनी प्रॉब्लम्स इन बेबी। जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ स्पीड अप यानी कि उल्टी करना। अगर आप बेबी को फ्रीक्वेंटली बर्प कराते तो बहुत चांसेस कम रहते हैं कि आपके बेबी को गैस हो। बहुत फ्रीक्वेंटली बर्प कराते हो तो बेबी को हिकअप्स भी कम आएंगी। सॉफ्ट स्पॉट, न्यू बॉर्न्स को सिर पर सॉफ्ट स्पॉट होता है। बहुत बच्चों को यहाँ होता है, कई बच्चों को यहाँ होता है और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें पीछे के साइड पे सॉफ्ट स्पॉट होता है, लेकिन सॉफ्ट स्पॉट होता ही होता है। आपको हमेशा ऑयलिंग करते वक्त वहाँ पे थोड़ा ज्यादा ऑयलिंग करना है और हर डॉक्टर विजिट्स के वक्त उससे डॉक्टर को चेक करवाना है। जैसे ही आपका बच्चा 6-7 महीने का हो जाएगा वो सॉफ्ट स्पॉट जो है वो बहुत कम हो जाएगा और 1 साल का होते होते वो बिल्कुल चला जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बेबी का स्कल जो है वो फुल्ली डेवलप नहीं होता, डिलीवरी के वक्त वो आसानी से बाहर आ जाए इसलिए उसके हड्डियां जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी, तो ये सॉफ्ट स्पॉट उन्हें होता है तो ये समय रहते चला जाता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। अगली समस्या है स्टार्टिंग रिफ्लेक्स। इसका मतलब ये है कि जब आपका बेबी नींद में हो तब आपका बेबी
ऐसे हाथ फैलाता है और सिर भी उठाता है। ये जनरली 2-3 महीने के बच्चों तक ही होता है। इससे पहले बच्चे को पेट में एक क्लोज एनवायरनमेंट में प्रोटेक्टेड रहने की आदत होती है। सडनली एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, बहुत सारा स्पेस है, हिलने के लिए बहुत सारा जगह है। इस एनवायरनमेंट को उन्हें अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए वो बार बार ऐसे डरते हैं और हाथ फैलाते हैं, पैर भी फैलाते हैं और रोते हैं, और रोने के जस्ट बाद वो फिर से हाथ पैर अंदर लेके फिर से सो जाते हैं। तो इसे स्टार्टलिंग रिफ्लेक्ट कहते हैं। ये भी न्यूबॉर्न्स में होना कॉमन होता है, इसीलिए हम बच्चे को स्वेडल करके रखते हैं ताकि उसे वैसे ही फीलिंग आए जैसे वो मदर के पेट में था तब उसे जैसे लग रहा था, वैसे ही उसे फीलिंग आती है जब हम बेबी को लपेट के रखते हैं एक कॉटन क्लॉथ में। तो वो स्टार्टलिंग रिफ्लेक्ट बहुत कम देता है और अच्छे से सो पाता है। जनरली बेबी स्टार्टिंग रिफ्लेक्ट तब रिएक्ट करते हैं जब सडन लाउड नॉइस होता है या फिर सडन मूवमेंट की वजह से। अगर आपके बेबी को आपने सुला दिया है और आप बेबी को नीचे रख रहे हैं, उस वक्त ये रिफ्लेक्ट आता है। तो इट इज़ नेचुरल रिएक्शन टू दैट मूवमेंट और टू दैट लाउड नॉइस। इसके लिए भी हमें परेशान नहीं होना। अगली समस्या है डायपर रैश। डायपर रैश जो है जनरली डायपर यूज करने के वजह से ही होती है। ये डायपर रैश ना आए इसीलिए हमें डायपर रैश क्रीम यूज करना है। इसके अलावा आप ऑयलिंग भी कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल हर डायपर चेंज के वक्त आपको बेबी को ठीक से क्लीन करना है, वाइप करना है। बेबी का जेनिटल एरिया जो है वो वाइप करना है अच्छे साफ सुथरे कपड़े से या फिर वाइप से। उसके बाद उसे सूखने देना है और उसके बाद ही दूसरा डायपर चढ़ाना है। अब डायरेक्टली आप डायपर चढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब बच्चा पी करेगा या फिर पूप करेगा तो उसकी स्किन से उसका डायरेक्टली कांटेक्ट ना रहेगा जब तक डायपर उसके बॉडी पे है, और स्किन को इरिटेशन होगी। न्यूबॉर्न्स या फिर बेबीज की स्किन जो होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, वो बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाती है। इसीलिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे बेबी को डायपर रैश ना हो और बेबी हंसता खेलता रहे। तो ये वो सारी समस्याएं हैं जिसे लेकर हर न्यू मॉम डैड हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन इसे लेकर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। हर बेबी को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ ही बच्चे बड़े होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सडनली हमारी दुनिया भी चेंज हुई रहती है, तो ऐसे में हम बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। तो मैं नहीं चाहती जैसे मैं बहुत ज़्यादा पैनिक होती थी वैसे आप भी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहे और आपकी मदरहुड जर्नी जो है वो सुखकर रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।